हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हीलिंग के ऊपर कुछ बोलने जा रही हूँ। जो लोग योगा के थ्रू हीलिंग करते हैं या तो खुद का हीलिंग करवा रहे हैं और योगा करवा रहे हैं, तो मैं कुछ सावधानियाँ बरतने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद हीलर भी हूँ और मैं योगा टीचर भी हूँ। तो मैंने मेडिटेशन के ऊपर भी डिटेल्स पढ़ाई की है और योगा के ऊपर भी डिटेल्स पढ़ाई की है। हालांकि मेडिटेशन और योगा एक ही चीज़ है, लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। योगा को फिजिकल लेवल में सीमित कर दी गई है, फिजिकल एक्सरसाइज को ही योगा बोलते हैं, जबकि आसन जो है योगा का एक माइनर पार्ट है। तो जो लोग आसन वगैरह करते हैं यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और हीलिंग भी कर रहे हैं, यानी कि चक्रज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी होगी। कुछ गिने चुने योगासन नहीं करनी है और कुछ गिने चुने योगासन करनी चाहिए और कुछ खास तरीके के प्राणायाम को अवॉइड करनी चाहिए और कुछ खास तरीके की प्राणायाम को करनी चाहिए। ये बात इसीलिए कि हम जब बैलेंस्ड होते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, हम अपनी अंदर की फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करते हैं, यानी कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी की ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। लेकिन आप जब इस टाइप का आसन ज़्यादा करोगी जो आपकी पिंगला नाड़ी को ज़्यादा एक्टिवेट करता है, आपके शरीर के सूर्य शक्ति को ज़्यादा जागृत करता है, तो इम्बैलेंस ही होगा। और ये जो कुंडलिनी शक्ति, चक्रज के शक्ति को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जो क्योंकि कुछ लोग कपालभाति वगैरह बता रहे थे, मैंने सुना था कुछ लोगों को गाइड की जा रही है कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम करने की, कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए। तो जो लोग समाज में रह करके, फैमिली में रह करके हीलिंग कर रहे हो, उनको कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम अवॉइड करनी है, क्योंकि कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम ज़्यादा सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है, सोलर एनर्जी को एक्टिवेट करता है। और ये एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हाई होता है उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। इन चीज़ों का मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है। मैं जो योगा ट्रेनिंग ले रही थी, एक लड़का बहुत ज़्यादा कपालभाति कर दिया और वो रांची हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, ट्रीटमेंट की गई उसको। मैं ये चीज़ें किसी को डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोग गलत तरीके से हीलिंग कर रहे थे, वो लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। ऐसे कुछ डीएफ लोग अपना एक्सपीरियंस बताए हैं, मैंने खुद देखा है। वो पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ था और वो जब ट्रीटमेंट ख़त्म करके आया, मैंने पूछा कि क्यों ऐसा हुआ था, वो बोला मैंने बहुत ज़्यादा भस्त्रिका या कपालभाति प्राणायाम कर लिया। दूसरी चीज़, क्योंकि मैं काफ़ी सारे फिलोसफीज पढ़ी है, फिलोसोफर लोगों की लाइफ स्टोरी पढ़ी है, योगा रिलेटेड, फिलोसफी रिलेटेड। और ऐसे कुंडलिनी शक्ति से एक पर्सन ने कुंडलिनी साधना किया था, अपने आप जगाया था और वो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था, वो चीज़ें भी मैंने पढ़ा है। तो उनका ये हुआ था, वो पर्सन खुद लिखा था कैसे वो अपना कुंडलिनी शक्ति खुद जागृत करवाया और कैसे वो धीरे धीरे बैलेंस किया। उनका जब कुंडलिनी जागृत हुआ, उन्होंने बताया था उनका शरीर जल रहा था, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उससे आ रहा था। और उन्होंने वो मतलब 100-200 साल पहले की बात है, तभी आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों से बांटा नहीं जाता था, सिर्फ काबिल शिष्य लोगों को बांटा जाता था। और ये कुंडलिनी साधना, हीलिंग वगैरह सिर्फ आश्रमों में सीमित था। तो उन्होंने खुद अपना साधना करके, मेडिटेशन करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया। उन्होंने काफ़ी गुरुओं को लेटर लिखा, काफ़ी आश्रम को लेटर लिखा, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उस ज़माने का एक अलग शर्त थी, एक काबिल शिष्य को ही ज्ञान दी जाती थी और आध्यात्मिक ज्ञान सीमित रखा जाता था। मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ। तो वो निराश हुए और फिर उन्होंने खुद डिकोड किया। वो कोई आध्यात्मिक पर्सन नहीं है, वो मन को शांति करने के लिए कहीं से सुन करके, पढ़ करके अपनी कुंडलिनी जगाया था मन को शांत करने के लिए। और उन्होंने क्राउन चक्र पे फोकस किया था और उनका कुंडलिनी जग गई थी। उन्होंने डिकोड किया कि उनका कुंडलिनी शक्ति पिंगला नाड़ी से जागृत हुई है, उसका सूर्य एनर्जी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। और उन्होंने फिर
दूसरी तरीके से कुंडलिनी जागृत कराने की कोशिश की। फिर उन्होंने अपना ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट किया, यानी कि चंद्र शक्ति को एक्टिवेट हुआ, तब जाके वो बैलेंस्ड महसूस हुए। उस दौरान उनको काफ़ी तकलीफ़ें झेलना पड़ा, इनके लाइफ में काफ़ी इशूज हुए और वो चीज़ें अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है। मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ, मुझे बस ये याद आया कि कुछ लोग कपालभाति भस्त्रिका वगैरह कर रहे हैं, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ गाइडेंस दे दूँ। क्योंकि हर योगा टीचर स्पिरिचुअल नहीं होते, हर योगा टीचर को कुंडलिनी का ज्ञान नहीं होती, और हर योगा टीचर को कुंडलिनी का ज्ञान होता तो भी वो थियोरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। क्योंकि मुझे दोनों ज्ञान है, मैंने खुद कुंडलिनी साधना भी की है, कुंडलिनी भी जागृत की है, मैंने योगा भी की है, तो मैं थोड़ा गाइडेंस दे रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो। तो इसीलिए अगर आप वो सारे आसन करोगी, प्राणायाम करोगी जो आपके सूर्य नाड़ी को ज़्यादा एक्टिवेट करे, तो आपको उस एनर्जी को, सोलर एनर्जी को मैनेज करना दिक्कत हो जाएगा। मेरा ये सुझाव है, आप जब कुंडलिनी साधना कर रहे हो, चक्र बैलेंसिंग कर रहे हो, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल ना ही करें। अगर आपकी बीपी लो रहती है, थोड़ा बहुत कर सकते हो बीपी को मैनेज करने के लिए, वरना बिल्कुल ना ही करें। ज़्यादातर ट्रैंक्विलाइजिंग प्राणायाम करनी चाहिए, बैलेंसिंग प्राणायाम करनी चाहिए। मैं हर ज्ञान तो चैनल में बांटने वाली हूँ नहीं, वरना मैं खुद हीलर हूँ, योगा टीचर हूँ, मैं किस रास्ते से पैसा कमाऊँगी। मैं थोड़ा बहुत गाइड कर रही हूँ जो लोग दूसरों से योगा वगैरह सीख रहे हो। ट्रैंक्विलाइजिंग बैलेंसिंग प्राणायाम करनी चाहिए। अगर आप योगा सीख रहे हो तो आपको पता होगा ट्रैंक्विलाइज कौन सा प्राणायाम करती है, बैलेंसिंग प्राणायाम कौन सा है, या तो आपके योगा टीचर को पता होगा, ठीक है, वो सही टीचर है तो ज़रूर पता होगा। दूसरी चीज़, इंटरमीडिएट आसन करनी चाहिए, ज़्यादा एडवांस आसन नहीं करनी चाहिए। वेट लॉस करने के लिए भी आप कर रही हो तो धीरे धीरे वेट लॉस करो। अगर वेट लॉस के लिए तो ज़्यादा एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है, आसन वगैरह करनी ही पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप चक्र बैलेंसिंग और कुंडलिनी साधना कर रहे हो तो ज़्यादा एम्फसाइज आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को दो। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है तो आप एफर्मेशन वगैरह करके भी वेट लॉस करवा सकती हो, और थोड़ा डिले होने से भी अच्छा है। देखिए, साइकिक बॉडी में जो डिस्टर्बेंस होती है, चक्रज में जो इम्बेलेंसीज होती है, जो एनर्जी में इम्बेलेंसीज होती है, वो चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। फिजिकल बॉडी में जो इम्बेलेंसीज होती है, वो चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशन वगैरह करके, अगर आपकी एनर्जी हाई हो, आपकी स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा हो। इसीलिए मैं ये सुझाव दे रही हूँ, ज़्यादा आत्मिक ग्रोथ को ध्यान देनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके आसनाज करो, इंटरमीडिएट आसनाज, और रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपके दिल में चाहत है, वेट लॉस हो जाएगी। वेट लॉस के चक्कर में ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी चाहिए। जो लोग हीलिंग प्रोसेस में हो, जो लोग अपनी साइकिक बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, इंटरमीडिएट आसन करनी चाहिए। अगर पेट कमर वगैरह थोड़ा घटाने चाहिए तो थोड़ा बहुत राउंड करनी है, ज़्यादा बैलेंसिंग आसन करनी है, ज़्यादा बैलेंसिंग प्राणायाम करनी है। और दूसरी बात एक मेरे को सजेस्ट करना था, मैंने जैसे अभी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के बारे में बताया, कुछ लोग कुंडलिनी जागरण करने के लिए इस तरह के भी चीज़ें सिखाते हैं कि पहले कुंडलिनी ईड़ा नाड़ी को जागृत करना, पिंगला नाड़ी को जागृत करना, इस टाइप का। तो मेरा सुझाव ये है, वो चीज़ें जो होती हैं, वो डिटेल्स जो उस टाइप का कुंडलिनी साधना सिखाते थे, करते थे, जो लोग गुरुकुल वगैरह में रहते थे, गुरु के आसनज में रहते थे, गुरु के साक्षात गाइडेंस में रहते थे, ये चीज़ें करते थे। दूसरी बात, मैंने जैसे कपालभाति भस्त्रिका की बातें भी की, जो लोग आसन में रहते थे, गुरु के साक्षात गाइडेंस में रहते थे, ये चीज़ें करते थे कि कपालभाति से कुंडलिनी जगाना, भस्त्रिका से कुंडलिनी जगाना, ठीक है। लेकिन क्या होता था, उनको अपनी गुरु का शक्तिपात भी होता था। तो आप किसी पहुँचे हुए कुंडलिनी साधक की गाइडेंस में नहीं हो तो ये चीज़ें मत करें कि कपालभाति भस्त्रिका के द्वारा कुंडलिनी जागरण कराना, या ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को अलग अलग से जागृत करना, इस तरह का चीज़ें मत कीजिए। आप नॉर्मली चक्रों को बैलेंस करो, एक्टिवेट करो। और मैं तो ये गाइडेंस देती हूँ कि बिना एक्सपर्ट के गाइडेंस से
बिना गाइड के गाइडेंस से चक्रा हीलिंग ही नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें मेरे सुझाव है। इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं हीलर हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ ये चीज़ें मुझे बोली गई है। मैं जब योगा टीचर भी ट्रेनिंग ले रही थी, मेरे स्कूल में मेरे वहाँ पे बोली गई थी कि किसी को किताब वगैरह नहीं बेचनी है, खुद से करने के लिए नहीं बोलनी है। जब आप योगासनज का अभ्यास भी खुद से नहीं कर सकते हो, ऐसा इंस्ट्रक्शन अगर किताबों पे योगा सेंटर पे दी जा रही है, तो कोई कुंडलिनी साधना का इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकता है। तो मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिली है एज ए योगा टीचर, एज ए हीलर, मैं वही गाइडेंस दूंगी। तो हमको योगासनज भी मतलब बिना गाइडेंस से ऑडियो वगैरह भेज के, वीडियो वगैरह भेज के करवाने के लिए मना कर दी गई थी। और ऐसे मैंने देखा है, क्योंकि मैं ये लाइन में काफ़ी सालों से हूँ, ये योगा टीचर की लाइन में। और योगा तो और स्पिरिचुअलिटी तो एक ही चीज़ है, और काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन ही इस पे जुड़े रहते हैं, काफ़ी साधक लोग ही जुड़े रहते हैं। काफ़ी मैंने लोगों का एक्सपीरियंस सुना है, देखा है। एक योगा टीचर थे, कुछ लोगों को योगा टीचर बनने की बहुत शौक होता था कि हम लोग जब सेंटर वगैरह में ट्रेनिंग लेके आते थे, तो नॉर्मल लोग जो समाज में रहते थे, जिनका पैसा वगैरह होता था, बहुत शौक होता था, और बिना मास्टरी से ये लोग सिखाना शुरू कर देते थे, कुछ थोड़ा बहुत आसन ज्ञान होने से। तो एक आदमी ने किसी को योगा सिखा रहा था और उसका स्पॉट डेथ हो गया था। उसका सिखा रहा था और उसका जो स्टूडेंट था उसका स्पॉट डेथ हो गया, और ये आदमी काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था, और तब से ये डिप्रेशन में है। ठीक है, तो मेरा ये सुझाव देने का मतलब मैं डराना नहीं है। सुझाव देने का मतलब ऐसे इंसिडेंट होती हैं। अगर आप बिना एक्सपर्ट से, बिना मतलब परफेक्शन वाला टीचर से गाइडेंस ले रहे हो, गाइड से गाइडेंस ले रहे हो, तो भी इस तरह का परेशानियां हो सकती हैं। और ख़ुद से भी हीलिंग करें तो इस तरह की परेशानियां हो सकती है। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम लोग पैसा बचाने के चक्कर में खुद करना शुरू कर देते, तो ये मेरा सुझाव है। ठीक है, तो मैं बोल रही थी, अगर ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को आप अलग अलग से हीलिंग कर रहे हो तो ऐसा ना करें। आप समाज में, घर परिवार में रह के ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। वो एक्सपर्ट गाइडेंस, जिनमें शक्ति होती है, वो उनमें अपनी चेला के शक्ति को कंट्रोल होने का इनर पावर होती है। वो एक तरह की शक्तिपात करते हैं, वो इंटरनली एक तरह से अपनी चेला से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे जगह पर आप ईड़ा नाड़ी को